हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 8th फेब। पहले तो जो कल हुआ उत्तराखंड में, बड़ा अफसोस है उसको लेके। और हमारी दुआएं हैं उनके साथ, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं हैं कि सब ठीक हो जाए जल्दी से। तो अब आईएएस के लिए क्या है कि जो वो हैं उनको तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो देखते हैं कि उसमें से हमारे लिए क्या न्यूज़ है और आज न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है। देखिए, पहली बात तो 2013 में भी आया था, आपको पता है उस टाइम तो बहुत ही डिजास्टर हुआ था। तो उस टाइम का भी मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे नहीं। तो जितना मैं करा रहा हूँ, आप उसके अलावा पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका हिंदुस्तान है, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, किस दर्द से गुजरे हैं लोग। बट प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतने ही नोट्स बनाइएगा जितने मैं बनवा रहा हूँ। एक तो फर्स्ट पेज पे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लिखी हुई थी कि उन्होंने बताया है। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी है, इसको हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ये बेसिकली इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहे रिलीफ मेजर्स का जब ये ऐसे हादसे होते हैं। तो उनमें आपस में जो इतनी टीम्स भेजी जाती हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, रिलीफ मेजर्स प्रॉपर हों, तो उसके लिए बनाई गई थी। और ये हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। याद रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। और उसके बाद एक याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये न्यूज़पेपर में नहीं दे रखा है, रिसर्च से है, उन्होंने एक तय किया हुआ है मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो। मतलब पानी का फ्लो कितना होना चाहिए रिवर गंगा में, हर लोकेशन पे, वेरियस लोकेशंस पे कितना कितना फ्लो होना चाहिए। बावजूद इसके, क्योंकि आपको पता होगा कि कभी तो डाइवर्ट कर दिया जाता है इरिगेशन पर्पज से, कभी डैम्स के पर्पज से, कभी हाइड्रो पावर के पर्पज से, कोई इंडस्ट्रियल यूज, किसी भी पर्पज से अगर नदी का डाइवर्ट किया जाता है पानी। मगर वो तय किया हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कितना मिनिमम तो होना ही चाहिए ताकि वो ठीक रहे, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। तो वो किस अंडर एक्ट में किया हुआ है? अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पूछ सकते हैं वाटर एक्ट या कुछ भी एक्ट दे सकते हैं, तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है। उसके बाद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है इट इज़ हेडेड बाय, जैसे हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देख रखी है, इट इज़ हेडेड बाय पीएम। वैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी के अंदर आता है सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में। सेंट्रल वाटर कमीशन का भी लिखा हुआ था, याद रखिएगा। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, ये एक अथॉरिटी है जो सुपरविजन, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन ऑफ फ्लोज करती है। और उसके बाद कोई भी कितना वाटर स्टोरेज नॉर्म्स क्या चल रहे हैं, डैम्स में कितना चल रहा है, कोई फ्लड्स को लेके जो भी वो करेगा, वो सेंट्रल वाटर कमीशन होगी। ठीक है, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये बेसिकली ये वैसे ही ऑर्डर से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आती है, ये 1974 1975 में बनी थी। और देखिए क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट्स, कंट्रोल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कैसे किया जाए थ्रू आउट कंट्री, पर्पस ऑफ फ्लड कंट्रोल कैसे किया जाए, इरिगेशन कैसे किया जाए, तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन देखती है। अगर फ्लड वगैरह का सारा कुछ कौन देखता है? वो सेंट्रल वाटर कमीशन देखता है। उसके बाद अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो रिलीफ मेजर्स कौन देखता है? क्राइसिस कमेटी। देख लिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का देखिए थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और ये 2019 में बनी थी। बेसिकली क्या होता था, उससे पहले दो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ये तो एक मिनिस्ट्री थी। दूसरी थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन दोनों को मिला के एक मिनिस्ट्री बनानी थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्योंकि ये फ्लड हुआ है तो इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। और मिनिस्ट्री जो इनकॉर्पोरेट की गई थी, ये दोनों को इकट्ठे क्यों किया था? मेन एम तो ये था कि ताकि गंगा रिवर जो है वो क्लीन रहे। दूसरा, इसको क्या काम सौंपा गया है, जो भी इंटरनेशनल हमारे, जैसे आपको पता होगा कई रिवर्स ऐसी हैं जो हमारी कई दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज को होती हैं। जैसे कोई रिवर ऐसी है जो चाइना और इंडिया शेयर करते हैं, कोई चाइना इंडिया पाकिस्तान शेयर करता है, कोई इंडिया बांग्लादेश शेयर कर रहे हैं, कोई नेपाल के साथ शेयरिंग हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल डिस्प्यूट्स हो इंटर रिवर, और स्टेट्स में भी आपको पता है एक रिवर एक स्टेट में तो रहती नहीं है, दो तीन स्टेट से होकर गुजरती है, तो उनमें भी कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको लेके ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। ठीक है, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर है। सेंट्रल वाटर कमीशन हमने देख लिया कि ये फ्लड्स वगैरह का सारा ये सब हिसाब किताब देखते हैं। और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जब हो जाए तो उसके बाद कौन देखता है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखती है। ठीक है, और उसको हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। पीएम नहीं करता, पीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद आज एक पेज 4 पे था, ये प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं
और या जो मेंस देंगे ना उनके लिए अच्छा होता है कि अगर ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर दें, क्योंकि जयपुर में ना राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट ने वहाँ पे जो बेगर्स आए थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बेगिंग करते थे, उनको डिग्निटी से जीने के लिए उनको आजकल ना वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो कुछ भी काम धंधा कर सकते हैं अपना, तो वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब मेंस के लिए पॉइंट लिखने के लिए अच्छा है या इंटरव्यू में बताने के लिए अच्छा है कि ऐसे ऐसे स्कीम्स आई हुई हैं। अच्छा, एडिटोरियल पेज पे बजट था सी रंगाराजन जी का, उसमें हम ऑलरेडी जो जो उन्होंने दिए हुए हैं ना वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बजट एस्टीमेट नहीं समझ आता क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब हम ये इकोनॉमिक्स से पॉइंट है, इसको हम अपने करंट अफेयर्स के जो नोट्स बना रहे हैं उनको बल्कि नहीं करेंगे, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बेसिक बुक्स में से पढ़ेंगे। उसके बाद जो उन्होंने जो मोनेटाइजेशन का वगैरह बता रखा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू मेक योर नोट्स बल्कि। और जो बेसिक ये टर्म्स हैं जैसे रिवाइज एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं, नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो भी है ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है रेवेन्यू में, इनको गलती से भी कभी भी अपने करंट में मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक बुक्स में जो हम इकोनॉमी करते हैं उसमें नोट्स बनाने वाला है, क्योंकि करंट को जितना आप कम रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में अच्छी आपकी रिवीजन हो जाती है, तो डोंट ट्राई टू मेक इट बल्कि। किसी किसी और आप वीडियोस में सुन सुन के आप इनको बल्कि बनाएं, वो बिल्कुल ना कीजिएगा। उसको अपनी बेसिक बुक से स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो पूछे जाएंगे तो बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे, क्योंकि हर महीने हर दूसरे दिन फिगर्स बदलती रहती हैं। तो ये मत सोचिए कि आपसे फिगर पूछ लेंगे कि कितना रिसीट आई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना वो हुआ। 50 साल से तो आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, इस साल आ जाए तो देखिए आपकी किस्मत, ठीक है। तो इसलिए मेरे पे यकीन कीजिए, अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मानिएगा उसको। ये नहीं कि यार सर ने ये तो बताया नहीं, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट नहीं बताया, या ये 3% इस बार कम हुआ है या 2% इस बार बढ़ा है, वो चीज़ नहीं बताई। अगर ज़रूरी होगा मैं अपने आप बता दूंगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर जब जो चीज़ नहीं पूछी जाती उन चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ फ्लक्चुएटिंग है। अगर आज आपको आ जाए कि आलू का प्राइस ने रिकॉर्ड छुआ, 100 रुपये किलो हो गया, आप कहोगे यार सही है, सर ने बताया नहीं यार 100 रुपये हो गया। अरे यार 100 रुपये हो गया, कल को वो 90 भी हो जाएगा। अब आपको कोई ये थोड़ा पूछेगा कोई पेपर में कि यार वो किस डेट को 100 रुपये हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमने ये सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरनेट, आपको पता है मेरा भी बंद हो गया था, इंटरनेट बंद कर रहे हैं, तो उसमें आपको मैं वैसे तो बता चुका हूँ, फिर भी याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट का एक्सेस भी वो हमारे लिए फंडामेंटल राइट है, और वो आता है अंडर आर्टिकल 19, याद रखिएगा अंडर आर्टिकल 19 आता है। और पेज 8 पे था जो ये एवेलेंचेस होते हैं, इस सबको मॉनिटर कौन करता है। देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन का हमने देख लिया, ये कंट्रोल करती है, ये सब बताती है कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर ये एवेलेंचेस होते हैं, इसके लिए कोई साइंटिफिक बॉडी चाहिए ना। तो ये जो एवेलेंचेस आते हैं इसको मॉनिटर करता है डीआरडीओ। पेज 8 पे था, तो उसमें सिर्फ यही लिखने वाली बात है। तो आप पेज 8 पे जाके पूरी न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें बस आप अपने नोट्स में लिख दीजिए मॉनिटर करता है एवेलेंचेस वगैरह कुछ भी होता है तो डीआरडीओ। उसके बाद पेज 8 पे था कुरुबा कम्युनिटी का, कि वो एसटी स्टेटस मांग रहे हैं कर्नाटका में। तो याद रखिएगा कुरुबा के थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि 3-4 बार चल चुका है, क्योंकि सिद्धारमैया जो कांग्रेस के सीएम थे उसमें वो भी कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं। तो कहते हैं दे आर एसेंशियली शेफर्ड्स, पहले ये शेफर्ड्स हुआ करते थे, शेफर्ड्स मतलब भेड़ बकरी चरवाहक वाले जो होते हैं। और ये यार ये बहुत सारी स्टेट्स में है, याद रखिएगा, हु आर देयर इन एवरी स्टेट, मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्टेट्स में है। तो या मतलब हो सकता है वो कुरुबा के नाम से ना हो, सब ग्रुप्स बन चुके हों, बहुत पुरानी कम्युनिटी है क्योंकि। तो याद रखिएगा, देख मैंने साफ साफ लिखा है कि दो देयर नेम्स में वेरी। तो अगर वो कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट, ये पेपर में नहीं है, तो इसको मैंने निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, तो याद रखिएगा कि अगर इसको यूनियन गवर्नमेंट ने कुरुबा को, कर्नाटका वाली कुरुबा को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दिया तो उनको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वो सारी कम्युनिटीज जो उनकी सब ग्रुप्स भी हैं वो भी मांगेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कुरुबा कम्युनिटी को लेके कुरुबा ट्राइब कर्नाटका, तो ठीक है, बट अगर ये लिखा हो कि दे ओनली लिव इन कर्नाटका तो वो गलत होगा, इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा सिर्फ कर्नाटका में नहीं है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, वहाँ कुरुबम बोलते हैं, केरला में भी, सारी साउथ इंडियन स्टेट्स में तो है ही, उसके अलावा ये महाराष्ट्र साइड में भी है। तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ ओनली अगर आएगा तो ओनली कर्नाटका में नहीं है, वहाँ पे शोर मच रहा है क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहाँ पे इनकी, बट ओनली कर्नाटका में नहीं, कई स्टेट्स में है। और एक पेज 9 पे था, थोड़ा सा ना इसको वैसे लिख लीजिए, ये जोग्राफिकल क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, बट क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं बता रहा हूँ आपको, कि क्लाइमेट चेंज से हमारे वेदर पैटर्न चेंज हुए हैं, तो वो उसकी वजह से क्या, वजह से हमारी स्नो जल्दी मेल्ट हो रही है, क्योंकि क्या है, एक तो इंक्रीज स्नोफॉल की वजह से हम सोचेंगे कि यार स्नोफॉल इंक्रीज हो रही है तो स्नो मेल्टिंग कैसे होगी। तो याद रखिएगा इंक्रीज स्नोफॉल, इंक्रीज रेनफॉल एंड वार्मर विंटर्स, इससे स्नो जल्दी मेल्ट होती है। आपको मैंने कल भी बताया था कि बर्फ़ को अगर आप धूप में रख दें तो बहुत
मतलब अगर 10 सेकंड लगते हैं पिघलने में, और अगर आप उसको पानी के नीचे रखेंगे तो पानी के नीचे वो 2 सेकंड में पिघलेगी। तो याद रखिएगा स्नोफॉल भी वैसे ही है, स्नोफॉल, रेनफॉल और वार्मर विंटर्स, इसकी वजह से एक तो स्नो पिघल रही है। दूसरा क्या है कि जो हमारी थर्मल प्रोफाइल है आइस की, मतलब जितनी उसका तापमान हुआ करता था, जैसे पहले तो था -6 से -20 डिग्री सेल्सियस, मगर अब वो गर्म हो गया है और वो हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वो मोर ससेप्टेबल है, मतलब ज़्यादा वनरेबल है कि वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आती है तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इंक्रीज स्नोफॉल, आप नहीं सोचते इंक्रीज स्नोफॉल मैं गलत करूंगा क्योंकि इंक्रीज स्नोफॉल से कैसे आइस मेल्ट हो सकते, नहीं, इंक्रीज स्नोफॉल, इंक्रीज रेनफॉल, वार्मर विंटर्स। चौथा पॉइंट है कि थर्मल प्रोफाइल आइस की इंक्रीज हुई है, मतलब गर्म हो गई आइस हमारी। और उसके बाद एक याद रखिएगा, ऋषिगंगा, धौलीगंगा, अलकनंदा, नंदा देवी, पेज 9 पे जो ये नाम हैं इनको लेके, इनको करने की जरूरत नहीं है, ये हम ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, ये 11th क्लास में है एनसीईआरटी में, तो इसको अब और करने की जरूरत नहीं है फालतू में, बल्कि मत कीजिएगा नोट्स बार बार लिख के। दूसरा एक चीज याद रखिएगा इसमें जो अच्छा पॉइंट है कि जो नंदा देवी नेशनल, कई बार ना ये नेशनल पार्क्स या कोई जगह बता देते हैं और उसको कहते हैं कि यहाँ से कौन सी रिवर क्रॉस होती है, ये कई बार क्वेश्चन आता है हर दूसरे तीसरे साल। तो याद रखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क लिख लीजिए और उसके पास से लिखिए कि यहाँ से क्रॉस करती है धौलीगंगा। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क क्रॉस करती है धौलीगंगा। एनडी आजकल एनडीए का बहुत जमाना चल रहा है, तो नंदा देवी और धौलीगंगा, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह सब हम ये अपना ज्योग्राफी में देखेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है कि ऋषिगंगा धौलीगंगा से मिलती है, फिर ये अलकनंदा, ये सब 11th क्लास में ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एडिटोरियल पे था कि सेंट्रल बैंक का बड़ा अच्छा ये दिया हुआ है, जो लेफ्ट साइड पे, जो फर्स्ट एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पतले पतले वाले कॉलम होते हैं वहाँ पे सेकंड वाला है ये। एक तो उसमें ये लिखिए कि सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट का डेट मैनेजर, मतलब गवर्नमेंट के जो कर्जे कुर्जे सब रुक आफ्टर करता है वो कौन है, सेंट्रल बैंक करता है। और इसमें क्या है, एक आप लिख सुनिए, इसको समझने वाली बात है, कह रहा है कि सेंटर जो है इस बार 12 लाख करोड़ का टारगेट कर रहा है कर्जा लेने का। तो ये टेड कहता है आरबीआई को संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। क्यों, इसके आपको वो पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसका आउटकम क्या होता है कि अगर सेंटर ज़्यादा बोरिंग करता है तो उसका एक तो याद रखिएगा इसका फ़र्क क्या पड़ता है। एक तो अगर सेंटर सारा पैसा ले लेगा तो उसके क्या होगा कि अगर आप सपोज करिए आपके पास 100 रुपये कर्जा देने के लिए 80 रुपये मैंने ले लिए, तो आपके पास बचे 20, तो आप कहो उसको ना, जितना आपके पास कम होता रहेगा पैसा उतना आप ब्याज बढ़ाते रहोगे। तो उससे क्या होगा कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फंड्स ले लेगी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बाकी की जनता के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा कि बोरोइंग कॉस्ट बाकी इकोनॉमी के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा होगा क्राउडिंग आउट डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मतलब अगर एक तो कर्जा महंगा हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट होता है कि कम पैसा मिलेगा, मतलब सपोज करिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 80 रुपये एक आदमी को दे दिए, तो आपके पास सिर्फ 20 ही बचे ना बाकी लोगों को देने के लिए। तो इसलिए एक तो फर्क ये आ गया, दूसरा हो गया कर्जा बढ़ गया, तीसरा होता है क्राउडिंग आउट डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर आप सपोज करिए, अगर दूसरा आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको कर्जा महंगा मिल रहा है, उसके बाद फिर आप सोचोगे यार इतना कर्जा महंगा मिल रहा है, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्या पता मुझे रिटर्न कितना अच्छा आए कितना अच्छा ना आए, तो मेरे को इतना महंगा ब्याज पे नहीं लेके कोई फायदा होगा। तो इससे क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट महंगा हो गया, तो प्राइवेट वाले अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं कई प्रोजेक्ट से। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का ये 3 कॉम्प्लिकेशन जरूर लिखेगा कि इसके जो इम्प्लाई करता है कि एक तो कर्जा महंगा हो जाएगा, दूसरा पैसा कम रहेगा बाकी इकोनॉमी के लिए, तीसरा ये होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट महंगी होने की वजह से वो क्राउड आउट कर जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको महंगा होगा, कई प्रोजेक्ट से वो अपना हाथ हटा लेंगे, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ओके, थोड़ा आज लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।